हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको ये सूचना प्राप्त हो गई होगी कि जूनियर सुपर टेट का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट 17 अक्टूबर फाइनल हो गई है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि दो डेट्स हैं, 17 अक्टूबर और 31 अक्टूबर, उन्हीं में आपकी परीक्षा होनी है। तो अब 17 अक्टूबर आपकी डेट फाइनल हो गई है और 12 नवंबर को आपका रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। तो अब बहुत थोड़ा सा समय बचा है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पूर्ण ईमानदारी के साथ अब पुनः अपनी तैयारी में लग जाइए और इस परीक्षा को बहुत अच्छे मार्क से पास आउट कीजिएगा। मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कनेक्टेड वीडियो दे रहा हूं, जिसमें मैंने प्री चौसेरियन, चौसेरियन एज, एलिजाबेथन एज से कनेक्टेड वीडियोस दे चुका हूं। आज मैं प्यूरिटन एंड रीस्टोरेशन एज, और वो भी जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं सिर्फ पोइट्री से कनेक्टेड वीडियोस दे रहा हूं, तो प्यूरिटन और रिस्टोरेशन एज में जो पोइट्री थी उससे कनेक्टेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनका आज मैं वीडियो लेकर आया हूं पार्ट 1 के रूप में। ठीक है ना। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये है कि अगर आपको इन एजेस के बारे में विस्तारित रूप से पढ़ना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, और प्ले लिस्ट में मैंने सभी एजेस का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जब आप देखेंगे तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में सभी एजेस को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है, चाहे वो एलिजाबेथन एज हो, चाहे वो आपकी प्यूरिटन एज हो, चाहे रिस्टोरेशन पीरियड हो, जो भी है उन सबको मैंने विस्तारित रूप से उसको बताया है। तो आप वहाँ से एक बार पढ़ लें, सुन लें और उसके बाद इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक, तो डायरेक्ट अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका, इन द 17th सेंचुरी विच एज इज़ नोन एज द अवेकनिंग ऑफ यूरोप। 17वीं शताब्दी में किस एज को अवेकनिंग ऑफ यूरोप कहा गया? जैकोबियन एज, रिस्टोरेशन एज, एलिजाबेथन एज या प्यूरिटन एज? तो भैया आंसर डी, द प्यूरिटन एज। 17वीं शताब्दी में अवेकनिंग ऑफ यूरोप के रूप में एज जो जानी गई वो जानी गई प्यूरिटन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट वाज द रीजन फॉर द एंड ऑफ द रेन ऑफ एलिजाबेथ? यानी कि रानी एलिजाबेथ के शासनकाल का जो समापन हुआ उसका कारण। विच वाज मार्क्ड बाई एन आउटबर्स्ट ऑफ इंग्लिश सॉन्ग्स एंड रिमार्केबल इन इट सडन डेवलपमेंट एज द राइज ऑफ द ड्रामा। और इसका परिणाम ये हुआ, एलिजाबेथन का शासनकाल समाप्त होने का परिणाम ये हुआ कि इंग्लिश सॉन्ग्स जो थे, जो रिमार्केबल थे, वो थोड़े से शांत हुए और अचानक डेवलपमेंट हुआ राइज ऑफ द ड्रामा में। तो इसके पीछे कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच इंस्टीड ऑफ इटालियन वर्स, द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश इंस्टीड ऑफ इटालियन वर्स, द डिक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच इंस्टीड ऑफ इटालियन वर्स, या द डिक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश इंस्टीड ऑफ इटालियन वर्स। तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच इंस्टीड ऑफ इटालियन वर्स। क्या हुआ, अंग्रेजी साहित्य पर एलिजाबेथन एज में बहुत बड़ा प्रभाव था इटालियन वर्स का, जो कि एलिजाबेथन एज के बाद डाउन हुआ और फ्रेंच जो था साहित्य उसका प्रभाव इस पर पड़ने लगा और इस कारण से अचानक डेवलपमेंट हुआ ड्रामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। विच आउट ऑफ दीज स्टूड लाइक ए रॉक फॉर रिलीजियस टॉलरेंस इन प्यूरिटन एज? प्यूरिटन एज में रिलीजियस टॉलरेंस के लिए ऐसा कौन सा लेखक है जो कि एक रॉक के रूप में खड़ा रहा स्थिर? जॉन एलियट, क्रॉमवेल, थॉमस हुकर या हैम्पडेन? तो भैया क्रॉमवेल गवर्नमेंट बनी, मिल्टन साहब उसमें एक सेक्रेटरी के पद पर रहे। ठीक, तो क्रॉमवेल। उसके बाद आया नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। आफ्टर द एलिजाबेथन एज 4 पोइट्स फॉल इन द ग्रुप ऑफ एलेगोरिकल एंड पेस्टोरल। एलिजाबेथन एज के बाद 4 पोइट्स ऐसे हुए जो कि एलेगोरिकल और पेस्टोरल पोइट्स के रूप में जाने गए। उनके नाम आपको बताने हैं। तो देखिए, गाइल्स फ्लेचर, जॉर्ज विदर, फिनियस फ्लेचर एंड विलियम ब्राउन। दूसरा ऑप्शन है स्पेंसर, गैलीलियो, बेकन, ब्राउनिंग। तो देखिए, स्पेंसर एलिजाबेथन एज के हम सबको पता है,
गैलीलियो के आप सब जानते ही हैं। बेकन साहब पोइट नहीं थे। और रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब की बात करें तो विक्टोरियन एज के आ गए। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। द एज ऑफ कैरोलिन इज एन एज ऑफ पोइट्री ऑफ 3 काइंड्स। अगर हम कैरोलिन एज की बात करें तो कैरोलिन एज जो है वो 3 प्रकार की पोइट्रीज के लिए जानी जाती है। विच इज़ नॉट ऑफ दिस एज। कैरोलिन एज में कौन सी पोइट्री जो थी वो नहीं थी? प्यूरिटन एज, स्पेंसरियन एज, मेटाफिजिकल एज या कैबिलियर एज। तो देखो, अगर हम कैरोलाइन की बात करें तो कैरोलाइन में 3 प्रकार की पोइट्री जानी गई, और जैसे कि प्यूरिटन एज की पोइट्री, मेटाफिजिकल एज की पोइट्री और कैबिलियर की पोइट्री अगर नहीं जानी गई तो वो थी स्पेंसरियन एज की। स्पेंसरियन एज का कोई मतलब नहीं है कैरोलाइन एज के साथ। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। Which poetry uses the straightforward expression and direct language instead of using metaphor and unrealistic imagery? कौन सी ऐसी पोइट्री है जिसमें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन दिया जाता है डायरेक्ट लैंग्वेज के साथ, ना कि मेटाफर का प्रयोग किया जाता है या अनरियलिस्टिक इमेजरी का भी प्रदर्शन नहीं किया जाता? तो भैया ऐसी अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन की आपको डायरेक्ट लैंग्वेज की पोइट्री पढ़नी है तो आपको जाना पड़ेगा कैबिलियर पोइट्स की द्वारा लिखी गई कैबिलियर पोइट्री की तरफ। ठीक, नेक्स्ट आता है, और इन सब के बारे में कैबिलियर पोइट्स कौन है, कैबिलियर पोइट्री क्या है, मैं आपको दे चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में ये सब चीज़ें आसानी के साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द पोइट्स हु गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम बेन जॉनसन अंडर द बैनर ऑफ द कैबिलियर पोइट्स आर। यानी कि आपको उन पोइट्स के नाम बताने हैं जो कि बेन जॉनसन से प्रभावित होकर उनके बैनर तले कैबिलियर पोइट्स के रूप में सामने आए। उनके नाम क्या हैं? तो भैया 2 नाम आप विशेष तौर पर याद रख लीजिए कैबिलियर पोइट्स में। एक का नाम है रॉबर्ट हैरिक और दूसरे का नाम है थॉमस क्रियो। तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। अमंग द फॉलोइंग हु वाज द 4th सन बॉर्न टू गोल्ड स्मिथ निकोलस। इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जो कि गोल्ड स्मिथ निकोलस के चौथे पुत्र के रूप में जिसने जन्म लिया? रॉबर्ट हैरिक, एंड्रयू मार्वेल, मिल्टन और थॉमस क्रियो। तो ऑप्शन है आपका ए राइट, रॉबर्ट हैरिक। रॉबर्ट हैरिक जो थे उनके पिता का नाम निकोलस था और वो एक गोल्ड स्मिथ थे और उनकी चौथी संतान थे रॉबर्ट हैरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9। Whose poetry is divided into 3 groups like anatomy, poems, religious poems and epigrams? कौन सा ऐसा पोइट है इन 4 में से जिसकी कविताएं जो हैं वो एनाटॉमी, पोएम्स, रिलीजियस पोएम्स और एपिग्राम के रूप में आती हैं? 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, बेन जॉनसन, थॉमस क्रियो, स्पेंसर या रॉबर्ट हैरिक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, रॉबर्ट हैरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू डैफोडिल्स इज ए पोएम रिटन बाई। टू डैफोडिल्स जो है वह किस पोइट की रचना है? तो भैया वह है आपकी ऑप्शन ए, रॉबर्ट हैरिक की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। विच आउट ऑफ दिस फॉलोइंग पोइटिक मास्टर्स हैव बीन फॉलोड बाई थॉमस क्रियो। इनमें से कौन सा ऐसा पोइटिक मास्टर है जिसको कि थॉमस क्रियो साहब ने फॉलो किया? हैजलेट एंड हैरिक, मिल्टन एंड जॉन डन एंड विथर या बेन जॉनसन एंड डन? तो भैया बेन जॉनसन एंड जॉन डन, ठीक, इनको फॉलो किया है थॉमस क्रियो साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12। क्रियो इट सीम्स टू हैव मोर डिस्टिंक्शन देन दैट ही इज कॉमनली अकॉर्ड इज ए स्टेटमेंट। थॉमस क्रियो साहब को लेकर एक स्टेटमेंट दिया, क्रियो इट सीम्स टू हैव मोर डिस्टिंक्शन देन दैट ही इज कॉमनली अकॉर्ड इज ए स्टेटमेंट। ये बाई किसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है? तो भैया एडमंड बेलर, हेनरी बॉगन, आपका रॉबर्ट हैरिक और ईआर लीविस। तो भैया ये स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है एफ.आर. लीविस के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है, एफ.आर. लीविस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 13 नंबर। विच पोइट रोट ऑफ बोथ ए डिवाइन मिस्ट्रेस एंड ए क्रूअल मिस्ट्रेस। आपको उस पोइट का नाम बताना है जिसने 2 पोइटिक कंपोजिशन किए, एक किया ए डिवाइन मिस्ट्रेस के नाम से और एक किया ए क्रूअल मिस्ट्रेस के नाम से। उस पोइट का नाम आपको बताना है। तो भैया वो महान पोइट हैं आपके थॉमस क्रियो। कौन है साहब? थॉमस क्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14।
इन विच बुक्स डज सर जॉन सकलिंग ट्राई टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग एंड एक्सपीरियंस। जॉन सकलिंग एक बहुत बड़े पोइट हुए, उन्होंने अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को किस बुक में प्रदर्शित किया है? तो भैया इसका सीधा आंसर आप लोग याद कर लीजिए, ऑप्शन ए माई डियरेस्ट राइवल। कौन सा? माई डियरेस्ट राइवल। राइटर का नाम क्या है? जॉन सकलिंग। और इस बुक में उन्होंने क्या शो किए हैं? हिज फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए कैबिलियर पोइट्स। इनमें से कौन सा कैबिलियर पोइट है? हेनरी बर्गन, रिचर्ड क्रॉशा, जॉन सकलिंग या एनी फिंच। तो भैया ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, जॉन सकलिंग। कौन है साहब? जॉन सकलिंग जो हैं वो आपके कैबिलियर पोइट हैं। 16 नंबर क्वेश्चन अब आपसे पूछा जा रहा है, वी हैव एन इटालियन ग्लिम्स इन द पोएम टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन विच रेफर टू। वी हैव एन इटालियन ग्लिम्स इन द पोएम, हमें इटालियन ग्लिम्स की छाप देखने को मिलती है एक पोएम में। पोएम का नाम है टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन, जो कि किस चीज़ को रेफ़र करती है? रिचर्ड लोवेल को, रिचर्ड बोल्ट को, प्रोफेसर ग्रेडसन को या थॉमस हुकर को? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, रिचर्ड लवलेक को। ठीक है साहब। नेक्स्ट आता है 17 नंबर, इन विच पोएम ऑफ रिचर्ड लवलेक्स डू वी हैव एन इटालियन ग्लिम्स। देखिए वही मतलब किस पोएम में रिचर्ड लवलेक के हमें इटालियन ग्लिम्स देखने को मिलती है? ऑप्शन आपके सामने हैं, टू ल्यूकेस्टा, टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन, गोइंग बियॉन्ड द सीज या गोइंग टू द बार्न्स। तो भैया इसका सीधा सीधा आंसर आपका हो जाएगा, अभी इससे जस्ट जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था, इटालियन ग्लिम्स इन द पोएम टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन। ठीक। किसकी थी? रिचर्ड लवलेक की थी। तो अब उसी से कनेक्टेड पूछ लिया गया कि रिचर्ड लवलेक की किस पोएम में हमें इटालियन ग्लिम्स देखने को मिलती है? तो इसका राइट आंसर आपके सामने है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ नोन एज ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोइट एसोसिएटेड विद चार्ल्स फर्स्ट and his exiled son. Most of their work between 1637 and 1660 are। आपको उस पोइट्स ग्रुप का नाम बताना है जो कि चार्ल्स फर्स्ट के साथ जुड़ा रहा, उनके एग्जाइल के समय और उनके पुत्र के साथ भी जुड़ा रहा 1637 से 1660 तक। आपको उस ग्रुप का नाम बताना है, मेटाफिजिकल पोइट, चौसेरियन पोइट, स्पेंसरियन पोइट या कैबिलियर पोइट। तो भैया इसका सीधा सीधा आंसर है आपका कैबिलियर पोइट्स। क्या आंसर है? कैबिलियर पोइट्स। ये वे ग्रुप पोइट्स थे जो कि चार्ल्स फर्स्ट और उनके पुत्र के साथ एग्जाइल के समय में भी जुड़े रहे और 1637 से 1660 तक। नेक्स्ट आया, मेटाफिजिकल पोइट्री इज कंसर्न विद द एक्सपोजिशन ऑफ फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द यूनिवर्स। मेटाफिजिकल पोइट्री जो है वह एक्सपोजिशन ऑफ फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट और जो लाइफ ऑफ द यूनिवर्स है उसके साथ जुड़ी हुई है। ये स्टेटमेंट कैसा है? द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, द गिवन स्टेटमेंट बिलोंग्स टू ह्यूमर या द गिवन स्टेटमेंट इज बिट। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आता है आपका, द मेटाफिजिकल पोइट्स एम्प्लॉयड मैनी एक्सटेंडेड कंपेरिजन्स ऑल्सो नोन एज। मेटाफिजिकल पोइट जो हैं उन्होंने ढेर सारी एक्सटेंडेड कंपेरिजन्स व्यक्त की, जिनको किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं, गार्गेंटियन सिम्बलीज, कॉन्सेप्ट्स, स्प्लेंडेड कंपेरिजन्स या पैराडॉक्सेस। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है, कॉन्सेप्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 21 नंबर, जॉन डन वॉज ऑन द पाथ टू सक्सेस। जॉन डन साहब सफलता के मार्ग पर थे। ही वाज प्राइवेट सेक्रेटरी टू ए हाई कोर्ट ऑफिशियल। वो एक हाई कोर्ट ऑफिशियल के प्राइवेट सेक्रेटरी थे जिनका नाम था सर थॉमस एगर्टन। हाउ डिड ही र्यून हिज कैरियर। अब सवाल ये उठता है, सब कुछ अच्छा था तो उन्होंने अपना कैरियर बर्बाद कैसे कर लिया? ठीक है साहब, तो कैसे किया? ही रोट ए प्राइवेट क्रिटिकल पोएम अबाउट क्वीन एलिजाबेथ।
ही eloped with Egerton's niece, it was discovered that he was a Catholic, या he basically made a pass at Egerton's wife। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ही eloped with Egerton's niece, यानी कि जिस हाई कोर्ट ऑफिशियल के ये प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम करते थे, उन्हीं की भतीजी थी जिसके साथ ये भाग गए थे, और यहीं से इन्होंने अपना कैरियर जो था वो क्या किया, बर्बाद कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22 नंबर, इन व्हाट पोएम डज जॉन डन ट्राई टू कन्विंस ए वुमेन टू हैव सेक्स विद हिम। आपको जॉन डन की उस पोएम का नाम बताना है जिसमें कि वह एक महिला को कन्विंस करते हैं उनके साथ सेक्स करने के लिए। तो भैया उस पोएम का नाम है, ऑप्शन देख लीजिए, द एपरिशन, द फ्ली, टू इज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, या ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। इन तीनों पोएम में वो क्या करते हैं जॉन डन, कन्विंस ए वुमेन टू हैव सेक्स। नेक्स्ट, इन लवर्स इन्फिनिटनेस व्हाट डज द स्पीकर डिमांड। एक पोएम है जिसका नाम है लवर्स इन्फिनिटनेस, उसमें पोइट जो है उसकी डिमांड क्या है, देन ही बी हर्ड, दैट गॉड लिसन टू हिज प्रेयर, ऑल ऑफ हिज लेडीज लव, या ए सॉन्ग। तो भैया अगर इसके पॉइंट के बारे में बात करें तो राइट ऑप्शन जाता है ऑप्शन सी, ऑल ऑफ हिज लेडीज लव। क्वेश्चन 24, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गोइंग बेस्ट इन गुड फ्राइडे 1613 राइडिंग बेस्ट बर्ड। ध्यान सुनिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गोइंग बेस्ट इन गुड फ्राइडे 1630 राइडिंग बेस्ट बर्ड। तो भैया इसका राइट आंसर ऑप्शन आपके सामने है, द पोइट इज राइडिंग बेस्ट बट कंसर्न विद द ईस्ट, द पोइट इज ईगर टू रीच वेल्स, द पोइट इज वरीड अबाउट लीविंग इंग्लैंड, या द सेटिंग सन रिमाइंड्स हिम ऑफ नेचर्स वंडर्स। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, द पोइट इज राइडिंग बेस्ट बट कंसर्न विद द ईस्ट, यानी कि बेस्ट की तरफ राइडिंग कर रहा है लेकिन उतना संबंध, अपनी कंसर्न, चिंता जो है वो ईस्ट के प्रति भी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 25, विच पोएम ऑफ जॉन डन इज ए प्ले ऑन मार्लोव पैसिनेट शेपर्ड टू हिज लव। जॉन डन की ऐसी कौन सी पोएम है जो कि एक प्ले भी है, मार्लोव के द्वारा लिखा गया, पैसिनेट शेपर्ड टू हिज लव। तो भैया ऑप्शन आपके सामने हैं, सॉन्ग, एक्सटेसी, द बेट, द फ्यूनरल। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, द बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26, नेम द पोएम बाय जॉन डन विच वाज प्रोबेबली अबाउट हिज वाइफ्स डेथ। आपको उस पोएम का नाम लिखना है जॉन डन की जो कि शायद उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु पर लिखी। तो आंसर ऑप्शन सुन लीजिए, 17th होली सोनेट, द फ्ली, ए बेल्डिक्सन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, या द फ्यूनरल। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, 17th होली सोनेट, 17 होली सोनेट। नेक्स्ट, जॉन डन डेडिकेटेड हिज होली सोनेट्स टू हुज मदर। जॉन डन जो हैं उन्होंने अपनी होली सोनेट्स को किसकी माँ को डेडिकेट किया, रिचर्ड क्रॉन्सा, हिज ओन, एंड्रयू मार्वेल्स, या जॉर्ज हर्बर्ट्स। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, जॉर्ज हर्बर्ट की माँ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स यूज मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स। इनमें से कौन सी पोएम ऐसी है जिसमें मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो भैया जब जॉन डन लिखे हुए हैं आपके सामने, पी.बी. शेली आपको पता है मेटाफिजिकल नहीं है, जॉन मिल्टन है नहीं, थॉमस हॉब्स है नहीं, तो फिर बच्चे कौन, जॉन डन, और जॉन डन के द्वारा लिखी गई पोएम ए बेलेंडिक्सन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29, हु डेवलप द इंटरेस्ट इन सुसाइड एंड एन ऑब्सेशन विद डेथ। किसने इंटरेस्ट डेवलप किया आत्महत्या में और मृत्यु से ऑब्सेशन में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, जॉन डन साहब। नेक्स्ट, इन हर्बर्ट्स द पुली व्हाट एलोन अमंग द ब्लेसिंग डज गॉड विदहोल्ड फ्रॉम मैन। यानी कि जॉर्ज हर्बर्ट का एक वर्क है, नाम है द पुली। इसमें उनके अनुसार ईश्वर ने मनुष्य को सब ब्लेसिंग दी सिवाय एक छोड़कर। तो वो क्या है, प्लेजर, रेस्ट, विजडम या ट्रुथ। तो प्लेजर भी दिया, विजडम भी दी, ट्रुथ भी दिया। अगर नहीं दिया तो
रेस्ट। अगर नहीं दिया तो वो क्या नहीं दिया, रेस्ट। अगर रेस्ट दिया होता तो अभी आप मेरा वीडियो ना देख रहे होते और मैं आपके लिए वीडियो बना ना रहा होता। ठीक, तो नेक्स्ट 31, रिचर्ड क्रॉसा रोट ए पोएम कॉल्ड नॉन सिक्स दैट कंटेन्ड ए पिक्चर ऑफ ए हार्ट। वॉट इज़ दिस पिक्चर कॉल्ड? रिचर्ड क्रॉसा साहब की एक पोएम है जिसका नाम है नॉन सिक्स, जिसमें कि एक पिक्चर दिखाई गई है हार्ट की। वॉट इज़ दिस पिक्चर कॉल्ड? इस पिक्चर का नाम आपको बताना है। कॉन्क्रीट पोइट्री, ए सिंबल, एन एम्बलम या ए कोट ऑफ आर्म्स। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, एन एम्बलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिचर्ड क्रॉसा रोट ए पोएम अबाउट विच अदर मेटाफिजिकल पोइट्स बुक। रिचर्ड क्रॉसा साहब ने एक पोएम लिखी दूसरे मेटाफिजिकल जो बुक्स हैं, जो पोइट्स की बुक हैं, उसको ध्यान में रखते हुए। तो हिज ओन, जॉन डन्स, जॉर्ज हर्बर्ट्स या एंड्रू मार्वेल। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, जॉर्ज हर्बर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है, हु स्पोक फेस टू फेस विद गॉड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री में ऐसा कौन सा पोइट ऐसा है जिसने कि ईश्वर से फेस टू फेस संवाद किया अपनी पोएम के माध्यम से? हेनरी वॉगन, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट या एडमंड स्पेंसर। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, जॉर्ज हर्बर्ट साहब। नेक्स्ट, हु वॉज कॉल्ड एट हार्ट ए मिस्टेक। किसको हार्ट ए मिस्टेक कहा जाता है? रिचर्ड क्रॉसा, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगन, अब्राहम कॉली। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, हेनरी वॉगन साहब। नेक्स्ट 35 नंबर, इन विच पोएम डज वॉगन ट्रीट डेथ इन लवली टर्म्स। वॉगन साहब ने किस पोएम में मृत्यु को लवली टर्म्स का नाम दिया है या लवली टर्म के रूप में ट्रीट किया है? रीजनरेशन, कॉक क्रोइंग, एसेंशनहाइम या द नाइट। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, एसेंशनहाइम। नेक्स्ट आता है 36 नंबर क्वेश्चन आपका, विच मेटाफिजिकल पोएट रोट ए पोएम एनकरेजिंग क्रिश्चियंस टू ऑनर क्रिसमस पायसली एंड नॉट बाई एमुलेटिंग हैथिन कस्टम ऑफ डेकोरेशन एंड रिबेलिंग। यानी कि कौन सा ऐसा मेटाफिजिकल पोइट है जिसने कि एक ऐसी पोएम लिखी जिसने कि क्रिश्चियंस को क्रिसमस पायसली को ऑनर करने की बात कही और ये भी कहा कि उन्हें जो बुरे कस्टम हैं जैसे कि डेकोरेशन और रिबेलिंग, इनका साथ छोड़ना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऐसा कहने वाले पोइट हैं हेनरी वॉगन साहब। नेक्स्ट आया आपका, हेनरी वॉगन एक्सपीरियंस्ड ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग इंस्पायर्ड बाय द पोएम्स ऑफ विच मेटाफिजिकल पोइट। हेनरी वॉगन साहब जो हैं उन्होंने अनुभव लिया स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, तो किस मेटाफिजिकल पोइट की पोएम से इंस्पायर होकर ऐसा हुआ? हिज ओन, जॉर्ज हर्बर्ट, थॉमस क्रू या जॉन डन। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, जॉर्ज हर्बर्ट को पढ़कर। ठीक है साहब। नेक्स्ट 38 नंबर, व्हाट वॉज वॉगन रेफर टू एज ए स्वीट सेक्रेड हिल। वॉगन साहब ने स्वीट सेक्रेड हिल किसको कहा? कैलबेरी को, द माउंट ऑफ ओलिव्स को, माउंट सिनाई को या गोलगोथा को। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, द माउंट ऑफ ओलिव्स को। 39 नंबर, एंड्रू मार्वेल रोट एन हॉरेशन ओड अपॉन हिज मैन्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। एंड्रू मार्वेल साहब ने एक हॉरेशन ओड लिखी है साहब, जिसमें कि दिखाया गया कि एक व्यक्ति जो है वो आयरलैंड से लौटता है। तो भैया किसके लेकर ये बात कही? जोनाथन स्विफ्ट, बोनी प्रिंस चार्ल्स, क्रॉमवेल या जॉन मिल्टन। तो वो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है, क्रॉमवेल। कौन साहब? क्रॉमवेल। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, हु इज़ नॉट ए मेटाफिजिकल पोइट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा मेटाफिजिकल पोइट नहीं है? जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, बॉलर या फ्लेचर। तो डन भी हैं, हर्बर्ट भी हैं, बॉलर भी हैं, अगर नहीं है तो फ्लेचर नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं अब। हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्यूरिटन स्पिरिट एंड फाइंड्स इट्स नोबलेस्ट एक्सप्रेशन। किसको आप प्यूरिटन स्पिरिट के लिए रेस्पॉन्सिबल मानते हैं और नोबलेस्ट एक्सप्रेशन के लिए भी मानते हैं? तो बर्टन, डन, हर्बर्ट या मिल्टन। तो भैया इसका राइट आंसर है जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 42, पिक आउट द पेस्टोरल एलेजी फ्रॉम द फॉलोइंग।
इनमें से पेस्टोरल एलेजी कौन सी है? द होली बोर, लिसिडस, कॉमस या एल्पेंसरोसा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। लिसिडस जो है वो मिल्टन साहब के द्वारा लिखी गई एक पेस्टोरल एलेजी है। 43 इन विच ईयर वॉज द बुक पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड? पैराडाइज लॉस्ट जो है वो किस वर्ष में कंप्लीट हुई? 1667, 1664, 1661, 1668? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 1664 में इसको कंप्लीट किया गया। नेक्स्ट, विच आउट ऑफ दिस पोर्ट्रेज क्राइस्ट रेजिस्टेंस टू सैटन्स टेम्पटेशन एंड इज विक्ट्री ओवर दैम? यानी कि इनमें से कौन सा वर्क ऐसा है जो कि क्राइस्ट का रेजिस्टेंस दिखाता है शैतान की लालच को लेकर, और शैतान पर ईश्वर की विजय को भी दर्शाता है? तो वो ऐसा वर्क जो है वो मिल्टन साहब के द्वारा लिखा गया कौन सा है? पैराडाइज लॉस्ट, लिसिडस, लेलेग्रो या पैराडाइज रीगेंड? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, पैराडाइज रीगेंड। नेक्स्ट आता है, व्हाट डज मिल्टन डिस्क्राइब अबाउट इन द बुक इन पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट जो बुक है उसमें मिल्टन साहब ने किस चीज़ को डिस्क्राइब किया? ट्रांसपोर्ट्स अप टू हेवन अगेन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ इविल स्पिरिट, पैराडाइज एंड द इनोसेंट स्टेट ऑफ मैन या फॉल ऑफ मैन? तो पैराडाइज लॉस्ट में उन्होंने दिखाया है फॉल ऑफ मैन को। ठीक, आखिरकार मनुष्य इस पृथ्वी पर कैसे आया? क्वेश्चन नंबर 46 इन विच ग्रेट एपिक एडम फेल टू द फर्स्ट टेम्पटेशन बाई सैटर्न एंड एग्जाइल फ्रॉम द हेवन? कौन सा ऐसा एपिक है जिसमें ये दिखाया गया कि एडम जो है वह शैतान के द्वारा दी गई पहली लालच में आया और उसको स्वर्ग से वनवासित निकाल दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया? तो भैया देखो, फॉल ऑफ मैन यानी कि पैराडाइज लॉस्ट, और इसी में ये कहानी है, एडम फेल टू द फर्स्ट टेम्पटेशन बाई सैटर्न एंड एग्जाइल फ्रॉम द हेवन। नेक्स्ट आता है 47 नंबर आपका क्वेश्चन, हु अटर्स दीज वर्ड दोज वर्ड्स? ये सब किसने कहे? मिल्टन इज़ द गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। बहुत बार पूछा गया है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, आप भी रट्टा मार लीजिए इस बात को। मिल्टन साहब को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड कहने वाले पोइट का नाम आपको बताना है, व्यक्ति का, तो लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48 विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स यूजेस मंडे? इनमें से कौन सी पोएम ऐसी है जिसमें कि मंडे शब्द का यूज हुआ? एल्फ्रेड टेनिसन की यूलिसस, जॉन मिल्टन की लिसिडस, हेनरी बोगन की द रिट्रीट या जॉन डन की द फ्ली? तो इसके लिए ऑप्शन बी आप तैयार कर लीजिए, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई लिसिडस में मंडे शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन आपका आया, मिल्टन 4 पोइट्स आर लिंक बिटवीन स्पेंसर एंड मिल्टन। मिल्टन की अगर हम बात करें तो 4 पोइट्स ऐसे हैं जो कि स्पेंसर से चलकर मिल्टन को जोड़ते हैं। उनके नाम क्या हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, फिनियस फ्लेचर, गाइल्स फ्लेचर, जॉर्ज विथर, विलियम ब्राउने या विलियम ब्राउने, रॉबर्ट हेरिक, जॉन डन या जॉन लॉक या गैलीलियो, ईसैक न्यूटन, जॉन सकलिंग या जॉर्ज विथर? तो भाई देखो, इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए। सबसे पहले फिनियस फ्लेचर, उसके बाद गाइल्स फ्लेचर, फिर जॉर्ज विथर, फिर विलियम ब्राउन है। ठीक, ये बीच की कड़ी है स्पेंसर और मिल्टन की। सबसे पहले स्पेंसर, फिर फिनियस फ्लेचर, फिर गाइल्स फ्लेचर, फिर जॉर्ज विथर, फिर विलियम ब्राउने और उसके बाद जॉन मिल्टन। नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, व्हाट इज़ लेलेग्रोस कंपेनियन पीस कॉल्ड? जो मिल्टन साहब का एक वर्क है लेलेग्रो, उसमें कंपेनियन पीस जो है उसको क्या कहा जाता है? लेमिया, हाइपेरियन, एल्पेंसरोसो या थायरेसिस? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, एल्पेंसरोसो। क्या कहा जाता है साहब? एल्पेंसरोसो। तो ये 50 क्वेश्चन आज के वीडियो में मैंने आपको दिए, जो कि प्यूरिटन और रिस्टोरेशन एज से कनेक्टेड, पोइट्री से कनेक्टेड क्वेश्चन हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, ख़ास तौर से सुपर टेट जूनियर और वे विद्यार्थी जो कि एलटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और मुझे विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, जय हिंद,
जय भारत।